नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे BECC 103 के इकाई 3 को। हमारी इकाई का नाम है आर्थिक निष्पादन के माप। दोस्तों आज हम इस इकाई के टॉपिक नंबर 6 को समझेंगे, जो कि है हमारा भुगतान शेष, खुली अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आय लेखांकन। ठीक है, एक देखिए, अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। एक देश का भुगतान शेष एक विशिष्ट समयावधि सामान्यतः एक वर्ष अथवा एक वर्ष की तिमाही में, तिमाही मतलब होता है 3 महीने, ठीक है, में देश के निवासियों एवं शेष विश्व के मध्य सभी आर्थिक लेन देनों का विवरण है। जो भुगतान शेष होता है वो क्या, एक वर्ष नहीं तो फिर 3 महीने के बीच में जो भी आर्थिक लेन देन होते हैं, ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उसका क्या, उसका ये कि क्या है, लेन देन का आर्थिक विवरण होता है। ठीक है दोस्तों, भुगतान शेष एक देश से तथा शेष विश्व से के मध्य समस्त मौद्रिक लेन देनों का सार होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी देश होता है वो सभी देशों के साथ क्या करता है, वस्तु का आदान प्रदान करता है, लेकिन कुछ देश किसी देशों के साथ वस्तु का आदान प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन आज के समय तो मैक्सिमम देश तो आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार भुगतान संतुलन शेष समस्त बाह्य दृश्य तथा अदृश्य लेन देनों का विवरण रखता है। ठीक है, जो भी बाहर की चीजें होती हैं और आंतरिक चीजें होती हैं, सबका लेन देन का क्या विवरण रखता है। कि इसमें भुगतान शेष में इसका नाम ही पता है, भुगतान शेष यानी जो पैसा व्यय कर दिया वो, उसका शेष कितना रह गया वो सब। भुगतान शेष एक खाता है जो किसी देश के निवासियों को वस्तुओं एवं सेवाओं के एवं अन्य अदृश्य मदों की बिक्री के एक विशिष्ट आवधिक खाते में शेष विश्व से प्राप्त करता है। ठीक है, अन्य देशों में पूंजी हस्तांतरण करता है ये। ठीक है, अन्य देशों से क्या पूंजी हस्तांतरण करता है। ठीक है, जो इन निवासियों ने उन सभी मदों की खरीदों के आधार पर दूसरे देशों को भुगतान किया तथा शेष विश्व के लिए घरेलू निवासियों का पूंजी हस्तांतरण। इन लेन देनों में लेनदारी प्रविष्ट तथा देनदारी प्रविष्ट दोनों हैं। देश की वस्तुएं एवं सेवाओं के निर्यात तथा आयात और वित्तीय पूंजी एवं वित्तीय हस्तांतरण के भुगतान का विवरण रखता है। ठीक है दोस्तों, शेष विश्व से समस्त प्राप्तियां लेनदारी के रूप में दर्ज की जाती हैं, जबकि बाकी सभी भुगतान शेष विश्व की देनदारी के रूप में दर्ज की जाती है। ठीक है, जो क्या कहते हैं, जो हस्तांतरण होता है उसका क्या विवरण रखा जाता है। ठीक है, और बाकी जो भी आय होती है उसके क्या लेनदारी रखी जाती है। जो बाकी भुगतान जो भी करते हैं उसकी क्या देनदारी दर्ज की जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि भुगतान शेष खाता हमेशा संतुलन में रहता है। क्या ये बैलेंस में रहता है, क्योंकि यह द्विव अखंड बही खाता प्रणाली द्वारा बनाए रखा जाता है। किसी देश के लिए कोषों का स्रोत अर्थात निर्यात, ऋण तथा निवेश की प्राप्तियां लेनदारी मदों में प्रविष्ट किए जाते हैं, जबकि कोषों का उपयोग अर्थात आयातों अथवा विदेशों में निवेश देनदारी मदों में प्रविष्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, भुगतान शेष में 2 भाग शामिल होते हैं। पहला होता है हमारा चालू खाता और दूसरा होता है पूंजी खाता। ठीक है दोस्तों, अब पहले हम समझेंगे चालू खाता। चालू खाता क्या होता है, भुगतान शेष का चालू खाता। ठीक है, यानी करंट अकाउंट। भुगतान शेष का चालू खाता उन सभी लेन देनों जो वस्तुएं एवं सेवाओं तथा पक्षीय हस्तांतरण से संबंधित है उसको शामिल करता है। यह वर्तमान में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, जो अभी चीज़ें करंट में चल रही हैं उन्हीं से रिलेटेड होता है इसमें सारा कुछ। ठीक है, अतः चालू खाते के शेष को कुल व्यापार शेष, सेवाओं के शेष तथा एक पक्षीय हस्तांतरण के शेष के कुल योग के रूप में आकलित किया जाता है। जो इसको आकलित किया जाता है, कैसे किया जाता है, कुल व्यापार शेष, कुल सेवाओं शेष, ठीक है, सेवाओं का शेष, एक पक्षीय हस्तांतरण का शेष, ठीक है, व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यह केवल दृश्य वस्तुओं के निर्यात एवं आयात को शामिल करता है। निर्यात तथा आयात का अंतर व्यापार शेष प्रदान करता है। ठीक है, जो व्यापार शेष होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यह कि जो दृश्य वस्तुएं होती हैं जो सामने से दिखाई दे रही हैं एक्चुअली में, उन्हीं को ये शामिल करता है। ठीक है, और इनका निर्यात तथा आयात का अंतर व्यापार शेष प्रदान करता है कि कितना हमें अंतर प्राप्त हुआ है। दूसरा पॉइंट है सेवाओं का शेष, बैलेंस ऑफ सर्विसेज। यह सभी अदृश्य लेन देनों जैसे सेवाएं, यात्रा, बीमा, बैंकिंग, समाचार एजेंसी सेवाएं इत्यादि, सहायता, हस्तांतरण इत्यादि को शामिल करता है। जो सेवाओं का शेष होता है, ये क्या अदृश्य मदे होती हैं, क्योंकि आप किसी को सेवा दे रहे हो तो वो क्या दिखाई तो देगी नहीं आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक पक्षीय हस्तांतरण है, यानी जो एक ही तरफ से, ये एक तरफा होता है। ठीक है, ये लेन देन एक देश से अन्य देशों को बिना किसी वस्तु एवं सेवाओं की खरीद जैसे सहायता
उपहार इत्यादि के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मान लो अगर किसी देश को अगर आर्थिक तंगी हो जाए तो बहुत से देश जो विकसित देश हैं, पूंजीवादी देश हैं, वो क्या उसकी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अपने देश से बहुत ज़्यादा ईंधन बेचते हैं, ठीक है, संसाधन बेचते हैं। इसी को कहते हैं एक पक्षीय हस्तांतरण, क्योंकि उसके बदले में उस देश को कुछ तो प्राप्त होने वाला है नहीं। अब दूसरा हमारा अकाउंट है पूंजी खाता, ठीक है। पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट, यह उन सभी लेनदारों का विवरण रखता है जो सरकार की संपत्ति या देयता में बदलाव का विवरण का कारण बनते हैं, ठीक है। समझ गए आप, सरकार की उन संपत्ति या देयता में बदलाव का कारण बनते हैं, ठीक है। यह एक देश तथा शेष विश्व के मध्य सभी पूंजीगत हस्तांतरणों जैसे ऋण तथा निवेश, व्यावसायिक ऋणों को शामिल करता है, ठीक है। निम्नलिखित को शामिल भी करता है विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विदेशी निवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको कहते हैं एफडीआई। इसका अर्थ है विदेशी नागरिकों या संस्थाओं द्वारा परिसंपत्ति की खरीद तथा उसी समय इसका नियंत्रण प्राप्त करना, और अन्य देशों में एक फर्म द्वारा एक देश में फर्म का अधिग्रहण। दूसरा होता है प्रतिभूति निवेश यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यह एक ऐसी परिसंपत्ति का अधिग्रहण होता है जो क्रेता को परिसंपत्ति का नियंत्रण नहीं देता, ठीक है। जैसे विदेशों में शेयर अथवा ऋण पत्रों बॉन्ड्स की खरीद। जैसे कि आप जो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि आपने किसी देश में कुछ चीज़ें खरीद ली, ठीक है, लेकिन उनको क्या आप एक्चुअल में ले नहीं पाते, ठीक है, वो वहीं के वहीं रह जाती हैं। तो इससे क्या आपको प्रॉफिट तो मिलता रहता है, लेकिन वो चीज़ें उन्हीं की रह जाती हैं। इसका अगला पॉइंट है ऋण। यह सभी अल्पावधि एवं दीर्घावधि तथा बाह्य व्यावसायिक उधारों को शामिल करता है। बैंकिंग पूंजी यह विदेशी नागरिकों द्वारा विदेशी करेंसी जमाओं को शामिल करता है। कुल भुगतान शेष, चालू खाता शेष एवं पूंजी खाता के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक देश के चालू खाता में घाटा हो सकता है। इस प्रकार के घाटे को पूंजी खाते के अतिरिक्त अथवा विदेशी विनिमय कोष में कमी के द्वारा क्षतिपूरित किया जाता है। उसी प्रकार चालू खाते में अतिरेक को पूंजी खाते में घाटे अथवा विदेशी विनिमय कोष के द्वारा क्षतिपूरित किया जाता है। इस प्रकार लेखांकन दृष्टि से भुगतान शेष हमेशा संतुलन में रहता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो आपकी ये वाली यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।